बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने एनाटॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह जो है वो बनता है और उसके दरमियान में जो आपके पास न्यूरोट्रांसमिशन होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, उसके अंदर हमने प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर और सबको जो है वो पढ़ा था। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो हमारे पास रिलीज़ होते हैं वो सेल्स के दरमियान में सिग्नल कैसे जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, हम उसको आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 वेज होते हैं जिनकी वजह से जो है वो जो भी न्यूरोट्रांसमिशन या कंडक्शन होती है उससे हमारे पास 3 रिजल्ट्स आते हैं। या तो हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है, या उसी जो सेल है जो उसकी विसिनिटी है वो सेल ही जो है वो अपने अंदर से इस तरह की चीज़ें रिलीज़ करता है कि उसकी विसिनिटी के अंदर जो है वो काम होता है और उसको हम लोग कहते हैं लोकल मीडिएटर्स। ठीक है, और तीसरी हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन के थ्रू ही होती है कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़, अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस तरह पोस्ट गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ से न्यूरॉन्स निकलते हैं और इस तरह वो जो ये पोस्ट वाला है हमारे पास है और ये हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक एंड है, यहाँ से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। अब आगे जो है ना वो हमारे पास अगला न्यूरॉन जो है उसका रिसेप्टर भी हो सकता है और हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास या तो हार्मोन रिलीज़ हो सकता है इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स में, दूसरा सेल मीडिएटर्स, या फिर सेल की जगह हम लोकल मीडिएटर्स भी कह सकते हैं, उसी जगह पे जो है वो हमारे पास रिलीज़ होते हैं। और तीसरा हमारे पास दोबारा से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह ये रिलीज़ हुआ है। अब हो सकता है कि ये आगे जो इससे नेक्स्ट वाला हमारे पास एंड हो, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे पास चीज़ रिलीज़ हो रही है ना वो हमारे पास कोई ऑर्गन हो, ठीक है, कि नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास रिलीज़ हो रहा है ना वो किसी ऑर्गन के पास आ रहा है और वो ऑर्गन जो है वो वहाँ से क्या रिलीज़ करवा रहा है, हार्मोन। वो न्यूरोट्रांसमीटर उस ऑर्गन से क्या रिलीज़ करवा रहा है, हार्मोन्स। ठीक है, अब ये जो हार्मोन जो है ना ये यहाँ से रिलीज़ हुए, ये अब किस में शामिल हो जाएंगे, ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी वेसल है, उसके अंदर जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये हार्मोन्स जो है उनको ये ऑर्गन जो है इस हार्मोन के इस ब्लड के अंदर जो है वो शामिल करा देगा। ठीक है, अब ये जो है ये हार्मोन्स जो हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, एक अलग ऑर्गन वाली जगह पे ब्लड में शामिल हुए हैं। अब ब्लड जो है वो तो पूरी बॉडी में जाता है, अब प्रोडक्शन हार्मोन की कहीं और हो रही है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो किसी और जगह पे जाके हो रहा है, तो वो हमारे पास केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स थ्रू हार्मोन्स आएगा। ठीक है, के थ्रू आपका सारा न्यूरोट्रांसमिशन के बाद जो हार्मोन प्रोडक्शन हो रही है वो उसके बाद ब्लड और उसके बाद वो हार्मोन जो है वो किसी इफेक्टर ऑर्गन पे जाएंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है वो हमारे पास सारा ये सिग्नल जो जा रहा है केमिकल सिग्नलिंग जा रही है, प्रोडक्शन हार्मोन की कहाँ हो रही है और इफेक्टर ऑर्गन कहाँ पे जा रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास ग्लूकोज, जो आपकी ब्लड ग्लूकोज होती है। ठीक है, जो भी आप ग्लूकोज लेते हैं उसके लिए फिर आपके पास पेनक्रियाज है, वहाँ से 2 तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज से किस तरह के 2 तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एक हमारे पास इंसुलिन होता है और दूसरा हमारे पास ग्लूकागॉन होता है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, देखें ये आपका पेनक्रियाज है, ठीक है, ये आपके 2 तरह के हार्मोन रिलीज़ करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब इसकी सिग्नलिंग क्या होगी, ब्लड इसका जो सिग्नल होगा ना कि पेनक्रियाज ने इन दोनों में से कौन सी चीज़ करनी है, तो इसकी सिग्नलिंग क्या होगी, ब्लड शुगर लेवल, कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल क्या है।
अगर तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल अगर इंक्रीज़ है तो इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होगी, और वो जो इंक्रीज्ड आपकी शुगर लेवल है ना, उसको वो जाके इंक्रीज शुगर लेवल, ये जो ज़्यादा जितनी ज़रूरत होगी उतनी वो वहाँ पे यूज़ कराएगी, बाकी जो एक्स्ट्रा शुगर है ना उसको वो जाके मसल के अंदर स्टोर करा देगी, मसल डिपॉजिट्स, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा शुगर की, फैट्स में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जहाँ जहाँ वो उस शुगर को स्टोर करा सकती है वो वहाँ पे करा देगी, ताकि बाद में अगर कभी शुगर की ज़रूरत पड़े बॉडी को और आप शुगर इंटेक ना ले रहे हो तो आप वहाँ से जो है उस शुगर को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स और फैट्स वगैरह में जाके ना उसको स्टोरेज करा देगी उसकी, ठीक है, यानी वो उसका स्टोर हाउस होगा, ठीक है। अब अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, तो फिर हमारे पास क्या रिलीज़ होगा, ग्लूकागॉन, डिक्रीज शुगर लेवल, ग्लूकागॉन रिलीज़ होगा। ये क्या करेगा, वो जो स्टोर्ड शुगर है ना फैट्स में, मसल्स में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसको वो ये जो है ना ये स्टोर कराएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये ग्लूकागॉन जो है वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और वो ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आएगी, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है ग्लूकोज की वो वहाँ जाके उसको कराएंगे। अब देखें ज़रूरत ब्लड जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज़ कहाँ पे हो रहा था, ब्लड में, ऑर्गन जो रिलीज़ कर रहा है हमारे उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, हार्मोन पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज जो है वो फिर इस तरह दो वेज के अंदर जो है वो एक्ट करता है। प्रोडक्शन कहीं और होना, एक्शन इफेक्टर का कहीं और जाके होना, ये हमारे पास होता है सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स थ्रू हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स हमेशा, हार्मोन्स की बात याद रखें कि वो प्रोड्यूस कहीं और होते हैं, और उनका जो इफ़ेक्ट है ना, इफेक्टर ऑर्गन जो है वो उनसे दूर पड़ा हुआ होता है, और वो अपने इफेक्टर ऑर्गन्स तक किसके थ्रू जाते हैं, ब्लड के थ्रू, ठीक है। इसी तरह आपने पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आप लोगों का ब्रेन में होता है, उसके जो भी हमारे पास हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी के, वो बॉडी वो प्रोड्यूस पिट्यूटरी में होते हैं, ब्रेन में और होते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत जो है वो आपकी बाकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो वहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सिग्नलिंग थ्रू हार्मोन्स। अब है हमारे पास सेल या लोकल मीडिएटर्स। लोकल मीडिएटर्स कैसे होते हैं, आपको भूख लगी है, ठीक है, आपने खाना खाया है, खाना जैसे ही आपके स्टमक पे पहुंचता है आपके स्टमक की वॉल्स जो हैं वो इसी सिग्नल सेंस कर लेती हैं कि अच्छा फूड आ गया है, अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने सारे केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ कराने, तो वो पेप्सिन और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोकली एक्शन हो रहा है, कोई दूर से चल के कोई चीज़ नहीं आ रही, तो वो हमारे पास जो है वो लोकल मीडिएटर्स की एग्जांपल में आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डाइजेशन की एग्जांपल ले सकते हैं। हार्मोन्स वाली एग्जांपल में मैंने आप लोगों को ब्लड शुगर लेवल जो है उसके अंदर समझाया है। जबकि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना वो हमारे पास दो तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। या तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर में जो प्री गैंग्लियोनिक है उसका जो आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो भी हमारे पास एक न्यूरॉन ही होगा, ठीक है। लेकिन ये न्यूरॉन जब अपने इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएगा, अब ये हमारे पास यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए सारे के सारे, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है अगले न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो एक्टिवेट कराएंगे, उसके बाद यहाँ पे चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे, वो उसके अंदर हमारे पास आयंस जो है उनकी इनटेक करवाएंगे। इसी तरह ये सारा चलता रहेगा, लेकिन एंड पे जाके हमारे पास कोई ना कोई इफेक्टर ऑर्गन्स तो प्रेजेंट होगा ना, तो वो इफेक्टर ऑर्गन जो है वो हमारे पास कोई ना कोई सेल होगा, ठीक है। और वो सेल जो है वो ऊपर से जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है, जो इतना अपना पाथ से ट्रेवल करके आया है, वो अब आके उस सेल पे जो कि हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन है
उसके ऊपर अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास फिर इस तरह होगा कि ये हमारे पास न्यूरॉन की एंडिंग है जिसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और वो यहाँ पे जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा तो वो यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करके अंदर जाएंगे, जो कि ये हमारे पास बन जाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, तो ये हमारे पास जाएगा। अब ये जो हमारे पास सेल है, ये जोन से भी ऑर्गन का सेल है, अब उसके ऑर्गन की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गन वहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म करता है। अगर ये हमारे पास मसल है तो मसल की क्या एबिलिटी है कि वो क्या करेगा, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वो रिलैक्स करेगा, ऐसे ही है। तो अब ये न्यूरॉन जो है अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट की ऊपर से सिग्नल लेके आ रहा हुआ तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो भी एक्शन हमने कराना है, फ्लेक्शन करवानी है, एक्सटेंशन करवानी है, ये वो वाला एक्शन परफॉर्म करवाएगा। और अगर वो ऑलरेडी फ्लेक्स्ड है तो ऊपर से अगर वो रिलैक्स का सिग्नल लेके आ रहा है तो ये ऑर्गन जो है ये हमारे पास क्या करेगा, रिलैक्स कराएगा और हमारा जो है वो एक्शन जो है वो मसल का रिलैक्सेशन के अंदर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके अंडर ये वाला टॉपिक आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ठीक है, कि आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कितनी तरह के होते हैं। हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर जो जितने अभी तक इन्वेंट हो चुके हैं उसमें हमारे पास 50 से ज़्यादा है जो न्यूरोट्रांसमीटर आपकी बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उन 50 में से जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा एक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, वो 7 से 8 हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एसिटाइलकोलिन आ जाता है, सेरोटोनिन आ जाता है, हिस्टामिन आ जाता है, एपिनेफ्रिन आ जाता है, नॉन एपिनेफ्रिन आ जाता है। अब जो हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है, आपके किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड पड़े होते हैं उधर से रिलीज़ होता है। ठीक है, जबकि एसिटाइलकोलिन जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से रिलीज़ हो रहा होता है। तो इस बेसिस के ऊपर कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्शंस है मेजॉरिटी वो दो तरह की क्या कहते हैं, दो तरह के जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास हैं एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। ठीक है, अब हमारे पास जो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन है ना, इन्हें एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन भी कहते हैं। अब जो हमारे पास न्यूरॉन्स जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कर रहे होते हैं ना, उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। और जो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन जो हमारे पास रिलीज़ कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स। लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे हो जाए तो उसके लिए एक्सक्यूज़ कर दें, क्योंकि जल्दी में लिखते हुए ना कभी कभी हो जाता है। ठीक है, एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन को मैंने बताया आपको एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन भी कहते हैं। तो इसलिए जो न्यूरॉन्स हमारे पास एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन रिलीज़ करते हैं उनको हम एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये दोनों जो इस तरह के हार्मोन्स होते हैं ना, ये हमारे पास जो है वो एड्रीनल ग्लैंड जो है, एड्रीनल मेडुला, वहाँ से रिलीज़ होते हैं। ये भी हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और इसके अलावा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत से और जगहों से भी रिलीज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एसिटाइलकोलिन है ना, इसके अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, मोटर तीनों तरह की कैटेगरीज आती हैं जो कि इस तरह के न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, जबकि एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन जो है वो सिर्फ सिंपैथेटिक पार्ट को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो न्यूरॉन्स एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन रिलीज़ कर रहे होते हैं उनको हम एड्रीनर्जिक करते हैं, जो एसिटाइलकोलिन करते हैं उन्हें हम कोलिनर्जिक कहते हैं। और वो रिसेप्टर्स जो कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को रिसीव करते हैं उनको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, और जो एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं उनको हम एड्रीनर्जिक
रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिंपैथेटिक जो आपका सिस्टम है ना वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स नहीं होते, जबकि ये हमारे पास सिंपैथेटिक भी होते हैं पैरासिम्पैथेटिक भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन को रिसीव करते हैं वो हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं, और जो हमारे पास एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को करते हैं वो हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की दो टाइप्स हैं जो मेनली हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होती हैं और इफेक्टर सेल्स तक जो है वो जाती हैं। अब एक ऐसा इफेक्टर सेल जिसको एसिटाइलकोलिन है जाके एक्टिवेट या स्टिमुलेट करना होता है, तो उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होंगे वो हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसा हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन जिसके ऊपर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ने जाके जो है वो एक्ट करना है, उसके पास हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर क्या कहते हैं हमारा जो है ये 3rd है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो भी ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर या जो भी हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, तो ये सारे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस और सारी के सारे अदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेलुलर रिएक्शंस होते हैं, उनको जाके कंट्रोल करता है। और ऑर्गन की एक्टिविटी जो है कि वो ऑर्गन जो है वो क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी किडनी जो है उसका क्या फंक्शन है, यूरिन प्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की इंटेक कम है और बॉडी के अंदर जो है वाटर की ज़रूरत ज़्यादा है, तो ये हार्मोन्स जो है वो जाके वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे उसको किडनी के ऊपर इफेक्ट करेंगे कि आपने ज़्यादा जो है वो वाटर कंटेंट नहीं रिलीज़ कराना, सॉल्यूट कंटेंट जो है वो ज़्यादा रिलीज़ करा देना है, तो उससे आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को सिग्नल क्या मिल रहा है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक हो गया है, तो एक्स्ट्रा वाटर जो है शुड बी सिक्रेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, तो सिग्नल जाएगा किडनी की तरफ कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड की बजाय बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन बनाए, ताकि आपका यूरिन जो है वो उसके थ्रू आपका मैक्सिमम वाटर जो है वो आउट ऑफ द बॉडी चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।